हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ द थर्ड लेक्चर ऑफ एनर्जी ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। द टॉपिक इज एनर्जी इन एनवायरनमेंट इज वाई, बिकॉज when we generate the energy, it's definitely affect the environment either directly or indirectly. So according to the syllabus of IKGPTU, the third topic of the syllabus of energy auditing and management in energy and auditing and management, that is called energy and environment. Here I just show you the image. Here we have a particular process to how the energy can transfer one form to other form. We know that the energy never be created and never be destroyed. It may be changed one form to another form. And according to my point of view as an electrical engineer, you have to develop a mechanism to make efficient transformation of energy where the losses will be minimized and environment will affect less, as much lesser possible. So for that particular topic you can refer the concerned book, and you can also subscribe my channel and also share with your colleague and with your friends. So guys, here we have generally four things we have. First one is energy, second one is water, third is chemical, and fourth is raw materials. These are the input materials to process the particular energy from one form to other form. ये सारे मटेरियल्स है, लाइक एनर्जी की फॉर्म लेंगे तो आइदर कोल हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वाटर हमें चाहिए ही चाहिए, मोस्टली पावर प्लांट में, जैसे थर्मल पावर प्लांट है या हाइड्रो पावर प्लांट है या कोई और भी चीज़ है, वहाँ पे हमें स्टीम जनरेट करने के लिए पानी चाहिए, कूलेंट के लिए पानी चाहिए, कई चीज़ों के लिए पानी चाहिए। देन वी हैव ए इंडस्ट्रियल प्रोसेस, पूरा का पूरा एक प्रोसेस मैकेनिज्म होता है इंडस्ट्री में। देन वी हैव ए बाय प्रोडक्ट्स, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए आउटपुट में इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, आइदर इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आइदर इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो ही फॉर्म ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं जनरली, या तो हम हीट लेंगे, या तो हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे, या हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे दो चीजें और हैं, किसी भी चीज के एनर्जी को अगर हम फॉर्म करते हैं वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, इट विल क्रिएट सॉलिड, लिक्विड, वेस्ट, और एक गैस वेस्ट भी होता है जिसको हम लोग जनरली एमिशन बोलते हैं, लाइक फ्लू गैसेस एंड डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स released in the atmosphere by a particular combustion chambers and all these things. Second जो आपका टॉपिक है, डायरेक्ट ऑब्लिक इनडायरेक्ट एनर्जी वेस्ट। Due to some cold, I didn't record my lecture from last 2 or 3 days. Right now I am getting well, so I will cover the syllabus as soon as possible. मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ और अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को सिलेबस जल्दी से जल्दी, कम से कम मैं 50% ऑफ सिलेबस सितंबर इन तक आपको प्रोवाइड करा दूं सारे सब्जेक्ट्स का। सर्किट भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मशीन भी, बट 2-3 दिन से मुझे कुछ पर्टिकुलर कोल्ड था जिस कारण से कुछ इशूज है, तो परेशान ना होए गाइज। मैं धीरे धीरे अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। थोड़ा सा कोरोना का भी डर है, बट इट्स नॉट ए बिग डील, एंड माई इम्यूनिटी इज गुड। सो हियर इज वी हैविंग ए जनरली टू वेस्टेज, फर्स्ट इज solid liquid waste and second is direct or indirect energy waste. And here we can say that emission from process, कुछ emission हो जाता है एयर में, emission from combustion, कुछ gases रिलीज हो जाते हैं। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ, you can write down also in your particular notebook to make a note, the usage of energy resources in industry leads to environment damage by polluting the atmosphere. Few of example of air pollutions are sulfur dioxide, nitrous oxide, CFC gases, रेफ्रिजरेशन के लिए होता है, एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर टॉक्सिक गैसेस आर रिलीज, PM10 भी है, PM2.5 भी है। इन सारे चीजों को मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स है उसमें। मैं एक एक गैस पे जाऊंगा, एक एक पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन पे जाऊंगा मैं, और एक एक चीज आपको बताऊंगा कैसे होता है जब हम किसी भी एनर्जी को फॉर्म। मेरा मेन मकसद यही आप लोगों को बताना कि आप इस चीज से अवेयर होइए कि व्हेन वी ट्रांसफर वन एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट विल create pollutants in our environment.
And as an engineer, you have to develop such a mechanism by using your research to minimize the byproducts or minimize the air pollutions or minimize the overall pollutants during the formation of energy from one form to another form. Here guys, you can say in both evolutionary trends in pollution problems. जो pollution problems है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Here we can in both developed and rapidly industrializing countries, the major historic air pollution problem has typically been high level of smoke and SO2 arising from the combustion of sulfur containing fossil fuels such as coal for domestic and industrial purposes. आप देखते हैं तभी कई जगह पे जो आपके इंडस्ट्री है उसको लगाने से पहले हमें इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हमारा है एनजीटी, उससे हमें एनओसी लेनी पड़ती है टू एस्टैब्लिश ए पर्टिकुलर पावर प्लांट जो एनर्जी को करते हैं. और जो बाकी शहरों के जो हालात हो रहे हैं आज के डेट में वो आप देख रहे हैं. इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स sources together with their impact on air quality tend to be a steady state or improving over time. However, traffic pollution problems are worsening worldwide. अब मैं आपको बताता हूँ, I was studying during my studies, मेरी फैमिली रहती थी दिल्ली में, तो एट दैट टाइम वीकेंड पे मैं जनरली दिल्ली जाया करता था. तो जनरली जो गंदे कपड़े होते थे वो लेके जाता था और पूरा साफ सुथरा करके प्रेस व्रेस करके फिर घर वापस आता था. मैं इधर कभी ग्वालियर रहा, कभी अलवर रहा, राजस्थान रहा, तो वहाँ पे आता था. आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इन द डे ऑफ सिंगल डे इन डेली, जब मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, 2003 and 4, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी दिल्ली के अंदर, बहुत नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर. नया नया मेट्रो स्टार्ट ही हुआ था फ्रॉम रेड लाइन, जो मेट्रो आपकी है सबसे पहली वाली शाहदरा, और ये स्टार्ट ही हुआ था. बाकी जितने भी आपके लोकेलिटीज़ है, जैसे आप कभी भी दिल्ली जू जाएँ या कभी भी आप जैसे अपने प्रगति मैदान घूमने जाते थे हम लोग, या कभी ये आपके जो इस साइड में है लाल किला वगैरह, और ये सारे घूमने जाते थे, बहुत नीट एंड क्लीन, ज़्यादा इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था. बट व्हेन आई विजिटेड इन ईयर 2020 और 19, जब मैं जाता था, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि दिस शर्ट विल नेवर बी वियर सेकेंड डे आफ्टर 1 or 2 hour जर्नी ड्यूरिंग इंटायर ऑफ ड्यूरिंग इन दिल्ली. अगर आप दिल्ली में 1 से 2 घंटे भी इस शर्ट को पहन के मैं घूम लूँ तो इस शर्ट को मैं दोबारा नहीं पहन सकता, इतना ज़्यादा पोल्यूशन. और जो हालत हुई है आप देख रहे हैं PM10 और इन सब के कारण क्या हालत है. बहुत प्रोसेस किया है, ऐसी बात नहीं है, प्लानिंग हुई है. आप देखेंगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रिलीव. हमारे टाइम पे तो सर ब्लू लाइन और DTC चलती थी, हम लोग ब्लू लाइन और DTC में सफ़र करते थे. संडे को 20 रुपीज़ का पास होता था, पूरा दिल्ली घूमते थे. बट आज की डेट में इतनी मेट्रोज हो गई है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है. बट कंस्ट्रक्शन का काम इतना ज़्यादा हो गया है दिल्ली में, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप सरप्राइज हो सकते हैं कि इतनी ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में कैसे हो. और किसी भी अर्बन सिटीज़ में, चाहे आप बैंगलोर का ले लीजिए, जो बैंगलोर में वो जो लेक है, आप उस लेक का बार बार जो देखते हैं उसमें कितनी गंदी केमिकल झाग वो क्रिएट होती है, जो उसका लेक है बैंगलोर सिटी के अंदर. बॉम्बे की हालत यही है, चेन्नई की हालत यही है. आप कितने भी डेवलप सिटी में देख लीजिए, कोलकाता की हालत और भी ज़्यादा वर्स्ट है. कानपुर में देख लीजिए आप क्या पोल्यूशन है. तो ये सारा जहाँ जहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स वी चेंज द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, और वहाँ पे ये सारा चीज़ पोल्यूटेंट्स क्रिएट हो रहा है. आजकल कई सारे पैरामीटर्स देने होते हैं, इस कारण से नहीं हो पा रहा है. ठीक है, कई सारे इंडस्ट्रीज को अभी बंद किया गया है इस कारण से, ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण, पेपर मिल और इन सब को. कई सारे केमिकल्स को बैन किया गया है कि हम उसको पर्टिकुलर जब एनर्जी चेंज करेंगे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे हम उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम पर्टिकुलर डे बाय डे जाके एक एक गैस पे हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी को अगर हम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म करते हैं तो कितने से गैस इधर से उधर सारा कुछ हो रहा है, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं. तो फर्स्ट जो आपका गैस है दैट इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? इज ए कोरोसिव एसिड गैस. इट्स ए एसिड गैस विच कंबाइंस विद वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर टू प्रोड्यूस एसिड रेन. अब आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले भी कई बार आ चुका है कि जो द शाइनिंग ऑफ ताज इन आगरा इज डिक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू एसिड रेन. आपको पता नहीं चलेगा, आप नए नए कलर कराते हैं घर में और साल 2 साल बाद आप देखते हैं आफ्टर 1 or 2 रेनी सीजन कि आपके घर का कलर वैसा नहीं रहा. क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो वाटर आपका पहले जो नेचुरल रेनफॉल होता था उसमें एसिड्स नहीं होते थे. आज के डेट में पोल्यूटेंट्स के कारण काफी जगह पे एसिड रेन्स हो रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है. बोथ वेट एंड ड्राई डिपोजिशंस हैव बीन इम्प्लीसिटेड
in the damage and destruction of vegetation and in degradation of soils, building materials and water sources जो है आपका water courses है. SO2 in ambient air is also associated with asthma and chronic bronchitis. The principal source of this gas is power station and industries burning fossil fuels which contain sulfur. जो आपके पावर सब स्टेशंस है, जो पावर थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पे, और जो आपके व्हीकल्स जो फील्ड बर्निंग करते हैं उसके थ्रू ये SO2 जनरेट होता है. इस कारण से दिल्ली में मैं बता दूं 30% जो न्यू बॉर्न बेबी है जो कि स्कूल में जाते हैं, प्री स्कूलिंग कर रहे हैं या अप टू 5th क्लास तक है, दे ऑल आर अस्थमेटिक ड्यू टू दीज गैसेस. तो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल. तो इसको रिमूव करने के लिए कई जगह पे फिल्टर्स भी लगाए गए हैं जिसमें हम सल्फर को अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं. बट इट्स टू कॉस्टली, सभी लोग नहीं लगा सकते हैं. द मेन पर्पज इज कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसमें हम इस तरह से उसका कंबशन करें प्रॉपरली, या SO2 कम से कम जनरेट हो. सेकेंड इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. वी नो वेरी वेल द 78% ऑफ आवर गैसेज इन्वायरमेंट में जो हमारा नॉर्मल एयर है दैट हैव कंटेन इन नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन. तो नाइट्रस ऑक्साइड आर फॉर्म ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर कंबशन प्रोसेस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर और फ्यूल. अब क्या होता है, जो आप एयर या फ्यूल ले रहे हैं किसी भी चीज को पर्टिकुलर चलाने के लिए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो फ्यूल ले रहे हैं तो फ्यूल एटमॉस्फेयर में खुला हुआ ही है. इट मीन्स उसमें एयर मिक्स हो रहा है. एयर मिक्स हो रहा है तो इट मीन्स उसमें जो हमारा है वो नाइट्रोजन मिक्स हो रहा है. तो वो नाइट्रोजन वहां पे मिक्स होकर उसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है. तो हम लोग क्या देखते हैं, कलेक्टिवली नोन एज NOx इज रोड ट्रैफिक. NO and NO2 concentration are greatest in urban areas where traffic is heaviest. Other important sources are power stations and industrial process. आपने देखा होगा अभी कई जगहों पे हमें सुनने को ये चीज मिला कि जब लॉकडाउन लगाया हमारे महान प्राइम मिनिस्टर जो है आज के डेट में प्लानर देश को चला रहे हैं मोदी जी, उन्होंने जब लॉकडाउन लगाया तो कई जगह पे ये न्यूज आया कि कितना ज्यादा पोल्यूशन साफ हो गया है कि अब तो बिहार से हिमालय दिख रहा है ना, बिहार से एवरेस्ट की चोटी दिख गई है ना. सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की एक फोटो आई थी, ऐसे ही जलंधर में एक फोटो आया था कि पूरा का पूरा हिमालयाज दिख रहा है जलंधर से डायरेक्ट. तो ये क्या है, पोल्यूशन के कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो हमारा क्लियरेंस है वो ज्यादा का ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है. और पोल्यूशन का एक ही कारण है ट्रैफिक. जो आपका रोड ट्रैफिक है वो डे बाय डे इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उस कारण से सारे गैसेज एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं. और ऑब्वियस सी बात है कि रोड पे जो हम गाड़ियां चला रहे हैं वो सारे के सारे आजकल पेट्रोल और डीजल और फॉसिल फ्यूल से जिनका प्रॉपरली कंबशन नहीं हो पाता है, और अगर कंबशन हो भी रहा है तो इट विल एमिट द SO2 एंड NO2 गैसेज जो कि आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा है. और इन सब चीज के बचाव के लिए ही अप टू 250 तक टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी और अदर फॉरेन कंट्री का कि हम जो है रोड पे मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ जाए. नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका एयरबोर्न पार्टिकल मैटर्स. अब एयरबोर्न पार्टिकल मैटर्स जो है पार्टिकुलेट मैटर्स जो है, इसके बारे में मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप कभी भी न्यूज खोल लीजिए इन टर्म्स ऑफ विंटर, आपको दिखेगा, आपको दिल्ली के एक जगह का PM10 और PM2.5 बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, AQI. अलग अलग मीटर्स आ गए जो AQI बताते हैं. एयर प्यूरिफायर आ गया, आजकल लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर रखने लगे हैं इसके कारण. तो क्या है, जो एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर है वेरीज वाइडली इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन सोर्सेज एंड पार्टिकल साइज PM10 particle, the fraction of particulate in the air of very small size are of major current concern as they are small enough to penetrate deep into the lungs and so potentially pose significant health risk. ये क्या होता है, PM10 क्या है, ये माइक्रो रेंज में है, इसकी साइज जो है माइक्रोमीटर रेंज में. तो उसका क्या होता है, जो आप जो नाक से जो एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, उसके साथ ये आपके लंग्स में चला जाता है और लंग्स में जाके आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है. लंग्स अगर डैमेज होगा तो जो एवरेज एज है पर्टिकुलर एरिया की वो धीरे धीरे कम होने लगेगा. इन एडिशन दे में कैरी सरफेस एब्जॉर्ब्ड carcinogenic compounds into the lungs. Larger particles meanwhile are not readily inhaled and are removed relatively efficiently from the air by settling. इसमें हम एक सेटलिंग प्रोसेस कराते हैं, एयर फिल्टर्स लगाते हैं जिसके थ्रू इसको हम लोग पार्टिकल्स को सेटल कर देते हैं.
इसका सबसे इजी तरीका है कि अगर आप थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दें तो ये जमीन में सेटल हो जाता है। तभी आप कभी कभी आप गौर करते हैं, बचपन में हम लोगों को भी पढ़ाया जाता था साइंस में, और अभी भी आप लोग देखते होंगे, जब आपका रेनफॉल होता है उसके बाद जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जो आपके एटमॉस्फेयर में या आपके एनवायरनमेंट में विजिबिलिटी को कम करता है उसका सबसे बड़ा रीजन है यही PM10। तो जब रेनफॉल होता है ना, तो रेनफॉल के साथ ही पूरा जमीन पे सेटल हो जाता है, उस टाइम आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। द एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ऑफ पर्टिकुलर मैटर इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू पार्टिकल साइज बट मे बी एज लॉन्ग एज 10 डेज। ये 10 डेज तक एटमॉस्फेयर में घूमते रह सकता है सेटल होने से पहले। Concern about the potential health impact of PM10 has increased very rapidly over recent year। आपको मैंने अभी बताया ही कि अभी दिल्ली में और इन सब जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि इसको पर्टिकुलर हम लोग कैसे कम करें PM10 को और PM2 को। Increasingly attention has been turning towards monitoring of the smaller particles fraction PM2.5 capable of penetrating deepest into the lungs or even a smaller size fraction or total particles number। अब PM2.5 है, that will be the more dangerous as compared to PM10। उस PM10 से भी आपका जो है वो खतरनाक होता है ये, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं जनरली हम लोग, तो उसके लिए जो आजकल दिल्ली में भी देख रहे हो आप लोग, ऑड इवन लगाते हैं, गवर्नमेंट ऑड इवन लगा देती है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन काम को रोक देती है ताकि ये जो PM10 और PM2.5 है इसको हम लोग कम कर सके। नेक्स्ट जो आपका है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? It is a toxic gas which is emitted into the atmosphere as a result of combustion process and from oxidation of hydrocarbon and other organic compound. In urban areas, CO is produced almost entirely 90% from road traffic। उसका रीजन क्या है मैं आपको यही बता रहा हूँ कि रोड ट्रैफिक जो है दैट इज द रीजन ऑफ 90% एमिशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। CO at level found in ambient air may reduce the oxygen carrying capacity of the blood। ये क्या करता है? जो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है उसके कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है। It survives in the atmosphere for a period of approximately 1 month and finally gets oxidized to carbon dioxide। ये 1 महीने तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है और उसके बाद फाइनली ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज होके ये CO2 बन जाता है, जो कि अगेन डेंजरस है। ये नहीं कि CO रिमूव हो जाता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है, बट जब तक नहीं बनता इट्स टू डेंजरस फॉर द ब्लड ऑक्सीजन, उसके लिए होता है। और इसका रीजन क्या है? 90% जो आपका इसका रीजन है दैट विल बी द रोड ट्रैफिक। देन ये है ग्राउंड लेवल ओजोन 3। अब मैं ओजोन के बारे में क्यों बता रहा हूँ? ओजोन देखो दोनों तरह से फायदेमंद है, एक फायदेमंद भी है, एक नुकसानदायक भी होता है। तो ओजोन अगर आपके एटमॉस्फेयर में है तो नुकसानदायक है, और अगर एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में है तो इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम दी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम दी सोलर, उससे रिमूव करता है। लेकिन अब ये होता क्यों एटमॉस्फेयर में? इसका सबसे बड़ा एक रीजन और है, नॉर्मल तो जो रीजन है सो है ही, इसके अलावा एक रीजन और है जो मैंने आपको पावर सिस्टम में भी पढ़ाया हुआ है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में भी, दैट इज कॉल्ड द कोरोना। कोरोना के कारण भी ओजोन गैस डेवलप होता है। अब इसमें लिखा हुआ है अदर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मेंशन्ड अबव इज नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बट इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ओजोन इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड सनलाइट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ओजोन कैन इरिटेट द आईज and air passes causing breathing difficulties and may increase susceptibility to infection. It is a highly reactive chemical capable of attacking surface fabrics and rubber materials. Ozone is also toxic to some crops, vegetation and trees. ये ओजोन जो है वो कुछ ट्रीज और कुछ वेजिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और ये आपके जो ट्री आपका जो आई है उसमें आपको इरिटेशन ला सकता है ओजोन। तो ये आप कहोगे कि लेकिन ओजोन का एक फायदा ये है कि अगर ये अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में है जहां से आपकी सनरेज आती है, वहां अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए आपको ये प्रोटेक्ट भी करती है। बट इसका जो मेन, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट में नहीं आता है, रेयरली है। सम पार्ट ऑफ कोरोना के कारण डेवलप होता है, और ये जो तीनों अगर एक साथ आ जाए तो उसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड सनलाइट, इन तीनों के कारण ये होता है आपका उसमें क्या कहते हो ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन जो है। ओजोन 2 टाइप के होते हैं, मैंने पहले कहा, एक ग्राउंड लेवल ओजोन है, एक अपर लेवल पे। अपर लेवल आर नॉट डेंजरस फॉर अस, इट्स बेनिफिटेड टू द एटमॉस्फेयर, बट ग्राउंड लेवल ओजोन इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज सम vegetation and crops and trees also. Then we have discussed regarding the hydrocarbons. Hydrocarbons are two main group of hydrocarbons of concern. First is volatile organic compounds VOC and polycyclic atomic hydrocarbons PAH. VOC are released in vehicle exhaust gases either as unburned fuel or as combustion products
and are also emitted by the evaporation of solvents and motor fuels. Benzene and 1,3-butadiene are of particular concern as they are known carcinogen. Other VOC are important because of the role they play in the photochemical formation of ozone in the atmosphere. तो हाइड्रोकार्बन्स जो है जनरली दो कंपोनेंट्स के थ्रू होता है, एक आपका होता है वोल्टाइक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कंपाउंड्स VOC एंड दूसरा होता है आपका पॉलीसाइक्लिक एटमॉस्फेयर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PH के थ्रू। और ये भी डेंजरस होता है क्योंकि ये क्या क्रिएट करता है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फिल्म ये करता है डेवलप आपके एटमॉस्फेयर में। और अभी प्रीवियस टॉपिक में मैंने प्रीवियस चैप्टर में मैंने डिस्कस किया ही है कि ओजोन इज मोर डेंजरस फॉर द ग्राउंड लेवल, ओजोन जो है वो डेंजरस होता है आपके हेल्थ के लिए। Next is benzene. Benzene is an aromatic VOC which is a minor constituent of petrol, about 2% by volume. The main sources of benzene in the atmosphere are the distribution and combustion of petrol. जो आपके पेट्रोल इंजन्स है उसके थ्रू होता है, इसीलिए आप लोग देखते हैं आजकल BS6 BS4 की बातें चलती है। BS6 जो पेट्रोल है दैट विल बी जनरेट लेस नंबर ऑफ बेंजीन एज कम्पेयर टू BS4, इसीलिए उसके इंजन में मॉडिफिकेशन किया गया। ऑफ दीज कंबशन ऑफ पेट्रोल व्हीकल इज सिंगल बिगेस्ट सोर्सेज, 70% ऑफ टोटल एमिशन इसका इसी के कारण होता है ड्यू टू पेट्रोल इंजन। Refining, distribution and evaporation of petrol from vehicle account of approximately further 10% of total emission. Benzene is emitted in vehicle exhaust not only as unburned fuel but also a product of decomposition of other aromatic compounds. Benzene is a non-human carcinogen. अब ये क्या होता है, ये सिर्फ उसके फ्यूल बर्न के कारण ही नहीं होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स के कारण नहीं होता है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स है और चीजें हैं इनके कारण भी होता है। तो अभी जो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ी या कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ी या हमने नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा या हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा या बेंजीन पढ़ा या एयरबॉर्न जो मटेरियल पर्टिकुलेट मटेरियल जो हमने पढ़ा, तो वो सारा का सारा हमने जो पढ़ा है दीज आर दी बाय प्रोडक्ट्स, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है और अनवांटेड प्रोडक्ट्स है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये जो सारी चीजें हमने अभी पढ़ी है ये पोल्यूटेंट के बारे में, दीज आर दी वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो इन सारे पैरामीटर्स को एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें आगे जो रिसर्च करना है वो हमें एनर्जी फॉर्मेशन में ये सारे जो पोल्यूटेंट मैंने आपको पढ़ाए हैं इन सब को कितना कम से कम आप कर सकते हैं आप करिए, तभी इस इन्वायरमेंट का, तभी इस अर्थ का प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। अदरवाइज नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी टाइम नहीं है जब हमारा ये पूरा का पूरा जो धरती है या पूरा का पूरा जो अर्थ है इट विल गोइंग टू बी कोलैप्स। आप देख रहे हैं आजकल कहीं पे जहाँ पे ड्राई एरिया था वहाँ रेनफॉल ज्यादा हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। मेरा नया टॉपिक जो होगा इस पे वो यही होगा कि क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स और जो आगे 50 ईयर्स में करेंगे, उसके कारण जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग आवर लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने से ज्यादा पब्लिसाइज हो सकता है उतना करिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट आफ्टर 15 सितंबर आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर रह गए हैं। कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिन्होंने रीअपियर के एग्जाम्स लेने हैं, तो मैं सभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है लाइक सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, वो सब के मैं मैराथन क्लासेस लेके आऊंगा, जिसके थ्रू आप अगर उस पर्टिकुलर क्लास को देख लेंगे रात भर बैठ के सारे लेक्चर्स को, तो नेक्स्ट डे आपका जो पेपर है रीअपियर का या बैकलॉग्स है वो क्लियर होना ही होना है। किसी भी हालत में आपका रीअपियर क्लियर कराना ही मेरा टारगेट है, ताकि आप टाइम से अपनी डिग्री लेके नेक्स्ट ईयर मार्केट में एज ए परफेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मार्केट में जा सके। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल प्लीज।